नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, विभाज्यता क्या होती है। तो उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था। जैसे 2 से विभाज्यता, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 9 से, यहाँ तक आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग वही आगे करेंगे। आप लोग रेडी हैं? चलिए, और प्रॉपर इसकी एक कॉपी बना लीजिए। ठीक है, और जो भी मैं बता रहा हूँ अभी बेसिक्स समझते जाइए, फिर इसका प्रैक्टिस से करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो सबसे अच्छा क्या है एसएससी के लिए, कि जो किरण की आती है ना प्रीवियस ईयर बुक, मेरे पास एक पुरानी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत पहले मैंने लिया था, ये 5500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ। तो इसमें सब आता है, CGL 10+2, मैट्रिक लेवल, FCI, CAPPF, दिल्ली पुलिस SI और ये सब। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो बेसिक मैं आपको सारा चीज़ें बताऊंगा, उसका एडवांस लेवल बताऊंगा, उसकी ट्रिक कैसे होती है। ठीक है ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए क्या होना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 5500, तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ऑनलाइन हो रहा है तो वो भी सारे इसमें इंक्लूड किया जरूर होगा उन्होंने। तो एक बार आप देख लीजिए सर्च करके मार्केट में कि उन्होंने अपडेट किया है कि नहीं, जो भी ऑनलाइन पूछा गया है अभी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा होगी आपको, और अभी तक जो क्वेश्चन पूछा है कर्मचारी चयन आयोग ने, वो आपको पता होगा, और आप अपनी तैयारी को उससे धार दे सकते हैं। तो ये मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं इसको, कुछ तो रट भी लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, रटना नहीं है। बताऊंगा कुछ क्वेश्चन के आंसर्स कभी कभी याद रखे जाते हैं, क्योंकि कभी कभी रिपीट कर देते हैं। बीच में ये पैटर्न बहुत ज़्यादा रहा, 2013 CGL 2013 से लेकर के CGL 2016 तक। ठीक है, 2016 2017 तक मान लीजिए कि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना, लेकिन 2018 2019 में थोड़ा सा भी पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा मैथ में टफ क्वेश्चन पूछा है। आपको पता होगा कि 2012 में बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो मैं उसी बैच में सेलेक्ट हुआ था, 2012 बैच में ही मैं सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद तो पैटर्न चेंज हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछने लगे, क्वेश्चन रिपीट करने लगे, तो उन लोगों को फायदा होने लगा जो ये किरण की 5500 प्लस या 5000 प्लस के क्वेश्चन रट लेते थे, और वही अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे तो वैसा होता था। लेकिन अभी आपको पता है कि पैटर्न थोड़ा चेंज है, पैटर्न इन द सेंस थोड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा आपको इलेबोरेट करना है क्वेश्चन को। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप देख के क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, फटाफट आप सॉल्व करें उसको। और क्या करना है, और आपका जो बेसिक प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, कि जो 2-3 स्टेप आप लगाने में करते हैं उसको गायब कर दें और दिमाग में ही कर लें फटाफट। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मेरे साथ पहले आप बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर एडवांस लेवल में ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप एक बेसिक को जो 10 स्टेप में करते हैं उसको 3 स्टेप में कैसे किया जा सकता है बेसिक से। शॉर्ट ट्रिक्स तो अलग चीज़ होगी। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक्स तभी काम करती है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से निकलती है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, कुछ आसमान से निकली हुई चीज़ नहीं है शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स आपका क्या है कि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से जो आंसर आता है, तो उसमें से एक रेशियो देखा जाता है कि ये डायरेक्ट आंसर कैसे आ रहा है, यही करने से आ रहा है, सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है, तो वो क्या बन जाती है, शॉर्ट ट्रिक्स। या हमारा जो बेसिक क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं, अगर उसके स्टेप कम कर दिए जाए, बहुत कम, तो उससे जो आंसर निकल आएगा, तो वो भी एक तरीके क्या बन जाती है, शॉर्ट ट्रिक्स। तो पहले मैथ का हम बेसिक देखेंगे, बेसिक खत्म करने के बाद ही हम मॉडरेट लेवल, अभी हम इजी, पहले हम बेसिक, फिर उसके बाद इजी लेवल, फिर मॉडरेट, फिर उसके बाद हम लोग टफ लेवल पे जाएंगे या एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। अभी मैं देख रहा था आपका ये एसएससी अभी हुआ ना, सीजीएल फरवरी या मार्च में प्री हुआ, उसमें इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, 5 मार्च का शिफ्ट का पेपर था शायद, तो उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देख रहा हूँ कि किस टाइप से अभी लेटेस्ट में किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो ये जब आज फिनिश हो जाएगा, तो अगला जो भी
टॉपिक मैं उठाऊंगा उससे पहले मैं 8-10 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से और वो जो बार का मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताया था, क्या 0.3 बार, इसको क्या लिखते हैं 3/9 1/3, ऐसा 0.27, तो इसको क्या लिखेंगे 27/99, ऐसा मैंने बताया था। तो इन दोनों के क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा ताकि आपको फायदा हो सके, ठीक है। तो एसएससी के जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि वैकेंसियां बहुत कम आती हैं, उसमें कंपटीशन लेवल बहुत हाई है क्योंकि बहुत सारे हर फील्ड के बच्चे, पहले क्या होता था सिर्फ बीए बीएससी यही लोग एग्जाम देते थे, अभी क्या है हर फील्ड के लोग, जैसे बीटेक किए हुए हैं कुछ भी किए हुए हैं वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि सैलरी हैंडसम है, ठीक है। आपका जो इसमें ऑडिटर लेवल का ग्रेड है वो लेवल 5 में आता है, किस में आता है लेवल 5 में आता है, ठीक है। जो पहले ग्रेड पे था 2800 वो अभी क्या है लेवल 5 में आता है। इसकी बेसिक होती है 29,000, कितना होता है लगभग 29,100 या ऐसा कुछ होता है, 29,000 इसका बेसिक होता है। इस बेसिक में आपका क्या जुड़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फिर आपका क्या जुड़ जाता है डीए इसमें, फिर इसमें क्या जुड़ जाता है एचआरए, तो लगभग आपका जो सैलरी बनता है 45,000 के आसपास, 45,000 के आसपास बनता है सिर्फ ऑडिटर का जो लेवल 5 है। फिर उसके बाद आपका ये 2800 ग्रेड पे था, जब ये प्रमोट होता है तो सीनियर ऑडिटर बनता है जिसका ग्रेड पे आपका कितना है लेवल 6, इसका बेसिक है 36,500, ठीक है। फिर आप अगर आप डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर या ये बनते हैं तो उसका ग्रेड पे है 4600 और उसका लेवल कितना है लेवल 7, कितना है लेवल 7, शायद वो 45,500 उसका बेसिक है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये बेसिक है, इसमें ये सारे फैक्टर ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। आपका होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और डीए वगैरह, तो ये सब मिल करके इसका अच्छा खासा एक अमाउंट होता है, गुड सैलरी, ठीक है। अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं है उसके अलावा तो ये तो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़े, आप सेलेक्ट होने के लिए पढ़े। जब आप सेलेक्ट होने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, मैं अभी इसमें से ज़्यादा मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। तो जब आप सेलेक्ट होने के लिए पढ़ते हैं तो उसमें क्या करना होता है कि आपको अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है, ठीक है। आपको ये इस पर आपको सेटिस्फाई नहीं होना कि अरे मुझे तो आता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस किसी भी व्यक्ति को क्या बनाती है परफेक्ट बनाती है। तो आपको मैथ आपको आती है, ठीक है, लेकिन आपको मैथ करते रहना है डेली ताकि आपका कैलकुलेशन का रिवीजन होता रहे। आपको बेसिक पता है एवरेज क्या होता है, मैं इसीलिए एवरेज बोलता हूँ कि सबसे आसान फार्मूला है, दो संख्याओं का एवरेज मतलब दोनों संख्याओं का योग बटे 2, ये आपको याद है। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे एवरेज के तो रूल तो यही लगेगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें टाइम लग जाता है। तो हमें क्या करना है, स्टेप बचाने हैं, 3-4 स्टेप में हो रहा है तो 2 स्टेप में हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है कि जो दूसरे बच्चों से आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें, ये जर्नी है मेरे साथ आपकी मैथ की, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको ओवरकम करना है, आपकी तैयारी किस दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको थोड़ा बताया। देखो डिविजिबिलिटी रूल में अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद 7, 2 का मैंने बताया था, ये सब आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अभी मैं देखो 2 का 4 का 8 का 16 का एक साथ बता देता हूँ, ठीक है ना। 2 4 8 16, दो क्या होता है जिसका अंतिम अंक 0 हो या सम हो, सम मतलब 2 4 6 8 10, जो सम संख्या हो अंतिम अंक या 0 हो तो 2 से डिवाइड होगी। 4 के लिए मैंने क्या बताया था, अंतिम अंक अगर अंतिम 2 अंक, 4 के लिए अंतिम 2 अंक, कैसे देखो 4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, तो अंतिम 2 अंक। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब अंतिम 3 अंक। ध्यान देना ये 2 अंक है 4 से, 3 अंक 8 से। और 16 का क्या मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो अंतिम
4 अंक। ठीक है, ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल। कैसे? 2 के लिए क्या देखेंगे? अंतिम अंक 1, क्योंकि अकेले 2 है तो अंतिम अंक क्या देखेंगे? सिर्फ 6। सम है, डिवाइड हो गया। 4 के लिए क्या देखेंगे? 4 क्या है? 2 इंटू 2, तो अंतिम 2 अंक देखेंगे। तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 का नाम 4, 14 चौको 56 हो जाएगा। 8 के लिए क्या देखेंगे? क्योंकि 8 क्या है? 2 का 3 बार मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब, तो लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं? 3। 8 के लिए लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं? 3। तो अभी आप क्या 456 में 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 5 जा 40, 8 5 40 और 8 7 56, ये भी हो गया। 8 से भी हो रहा है ये डिवाइड। ठीक है, 16 के लिए क्या है? 16 क्या लिखा हुआ है? 2 का 4 बार गुणा, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की पावर 4 मीन्स 16। तो कितनी? 4 डिजिट देखनी है। तो डिजिट आपको याद रखना, 2 के लिए 1, 4 के लिए 2, 8 के लिए 3 और 16 के लिए 4। बस यहीं तक आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना। इससे अच्छा आप भाग दे के देख लें, पता चल जाएगा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। समझ में आया? ये सब चीज़ें अगर आप लगा देंगे 1 से 10 तक की चीज़ें, ठीक है ना, और इसमें से अगर 7 को आप छोड़ देंगे तो बाकी लगभग सारी संख्याओं का पता चल जाता है मोटा मोटी ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, सिर्फ प्राइम फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, अगर कभी प्राइम फैक्टर पूछ लेता है, ठीक है, अगर छोटी संख्या है तो मैं बता रहा हूँ 7 का कैसे होता है, अदरवाइज आप करके देख लें। ये मेरा सजेशन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शॉर्ट ट्रिक्स बताने में। जैसे 30, जैसे बहुत सारी बुक्स में बताया भी गया, वो याद करने से अच्छा है कि आप वहाँ पे जल्दी कर लिख के देख लें। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि अगर आप जब मैथ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा बर्डन ना हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो और आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं ज़्यादा वो भी नहीं कि भूल जाएंगे आप, बहुत सारी चीज़ें अगर याद होंगी। शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी हो कि जो क्वेश्चन देखा और शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप याद आए, आपको याद ना करनी पड़े, ये होती है शॉर्ट ट्रिक्स। आप क्वेश्चन देखा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा इसमें तो ये ऐसे ऐसे कर देंगे, मतलब एक तरीके से वो मेथड है करने का। आपको शॉर्ट ट्रिक करके रटना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स रटने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर आप वहां पे गए, आपको टेंशन आ रहा है शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं है, भूल ना जाए कहीं पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि आप कम से कम, अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस की बात कर रहे हैं, प्री में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो 25 में से आपके लगभग 23 या 24 सही होने चाहिए। मेरा तो मानना 25 के 25, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उस समय दिमाग में नहीं आते। हो सकता है सिंपल हो, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन ब्रेन है, उस समय दिमाग में नहीं आते, या हो सकता है गलत हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है, तो आप ये ह्यूमन एरर 1-2-4% हम लेके चलते हैं, 5%, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, लेकिन बाकी सही होने चाहिए 100%। जब मेंस में जाते हैं एसएससी सीजीएल के, तो 200 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 200 क्वेश्चन। और 200 क्वेश्चन में कम से कम 90 प्लस सही होने चाहिए। कितने? 90 प्लस का टारगेट लेके चलना है। मेरा तो टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से 95। ठीक है क्या? 95 क्वेश्चन सही होने चाहिए 100 में। तब आप आज के ज़माने में, मीन 2020 में या 2021 आगे जो भी एग्जाम है, आप तभी सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपकी मेरिट आप उठा के देख लीजिए। इस पर मैं जल्दी चर्चा करने वाला हूँ एसएससी पे, एसएससी के बच्चों पे, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए कि आपको एकदम रूबरू कराऊंगा सच्चाई से कि आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सीरियस करिए। अपना टाइम और अपना भविष्य यहाँ ना लगा के, हो सकता है कहीं और लगाएं तो ज़्यादा फायदा मिल जाए। ठीक है ना, आप पीसीएस कर लें, आप वहाँ के यूपी के जो भी वनडे एग्जाम आते हैं वहाँ के, आप बिहार के हैं तो बिहार के जो भी हैं, ठीक है। वहाँ टाइम ज़्यादा जरूर लगता है, 1 साल 2 साल, लेकिन सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जितनी लंबी है। लेकिन एसएससी में क्या है, आपको डे बाय डे आपको लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए एसएससी की कोई भी पोस्ट, तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन टॉप पोस्ट के लिए आपको टॉप तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं एग्जामिनर, ठीक है, या एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो सब के लिए आपको, जैसे असिस्टेंट इन सीएसएस, वो सब के लिए आपको टॉप, अभी सेक्शन ऑफिसर हो गया इन एसएसएस सीएसएस, सेंट्रल सिक्रेटरीट सर्विस, तो उन सब के लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो चलो हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो ये समझ में आया, 2 4 8 16, 2 के लिए 1 डिजिट देखते हैं, इकाई का अंक,
4 के लिए लास्ट के दोनों अंक, 8 के लिए 3 अंक और 16 के लिए लास्ट के 4 अंक। ये तो सिर्फ 4 अंकों की संख्या है, बहुत बड़ी संख्या होती तो लास्ट के हम 4 अंक देखेंगे 16। अगर उनसे डिवाइड है, लास्ट के 4 अंक अगर 16 से डिवाइड है तो ये डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो 2 4 8 16 आपने एक साथ समझ लिया। 3 आपको पता है, 3 और 9 एक साथ ही है। अगर संख्याओं के अंकों का योग, जैसे इन सबको जोड़ दो, ठीक है ना, 2 + 4 + 5 + 6 कितना, 4 2 6 6 12 5 17। अगर ये 3 से डिवाइड है तो 3 का रूल लग जाएगा, अगर ये 9 से डिवाइड है तो 9 का रूल लग जाएगा। सिंपल है। तो 3 हो गया, 9 हो गया। अभी देखते हैं 7। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हुई है, अगर कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हुई है, जैसे मान लेते हैं 6 6 6 6 6, ठीक है, 7 से देखो, 7 9 जा 63, 3 आया, 7 पना 35, अरे सॉरी ये 6 आया यहाँ पे, 7 पना 35, कितना आया 1, फिर यहाँ पे ये आएगा 6, 7 दूना 14, कितना आया 2, फिर ये वाला 6 आएगा, 7 3 का 21, 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आया 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया 7 8 56, डिवाइड हो गया। तो पहला पॉइंट, अगर कोई भी संख्या सेम डिजिट कितना टाइम रिपीट हुआ है, 6 टाइम रिपीट हुआ है, तो वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, कोई नंबर है उसको 6 बार दे दिया, 6 अंकों की संख्या है और वही सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 7 हो गया। अभी 7 में और कुछ है, ये तो ऐसा डायरेक्ट है। अभी अगर कोई 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हुई है, मैंने कहा 7 के लिए आप 6 अंक ध्यान रखें, 7 के लिए क्या याद रखें 6 अंक। अगर एक ही नंबर 6 बार रिपीट हुआ है तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 नंबर 3 बार रिपीट हुए हैं, जैसे ये आपको पता है 7 पना 35 35 35 डिवाइड हो रहा है। अगर 3 अंक की संख्या है, जैसे 330 330, और अगर वो 2 बार रिपीट हो रही, तब भी वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 के लिए ये आप ध्यान रखें, ये आप करके देख लें। मान लेते हैं ये 35 में अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 7 5 जा 35, ठीक है ना, फिर कितना आएगा 3, फिर नहीं जाएगा तो 0 आएगा, फिर 5 7 5 जा 35, फिर वैसे ही आएगा 3, फिर 0, फिर 7 5 जा 35, डिवाइड हो गया। ये देख लो ऐसा, इसमें भी हो जाएगा 330 330। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं 7 में और क्या हो सकता है। अभी देखो, ये प्राइम नंबर के लिए एक होता है क्या, जैसे 7, ठीक है, फिर 11 है 13, 11 का तो रूल अलग है। ठीक है, 13, फिर उसके बाद 17 19, इनके लिए लगभग सेम रूल है। क्या है, सेम रूल है। तो ये मैं अलग से बताऊंगा। इसके लिए क्या होता है, 1 मोर ऑस्कुलेटर करके है, या निगेटिव ऑस्कुलेटर, या मतलब एक कम करें या एक ज्यादा करें। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे 7, जैसे 21 है, 21 क्या है देखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, 2 × 10 + 1। ठीक है, 2 × 10 + 1। ठीक है, जैसे 49 है तो 5 × 10 -1। तो ये ऐसा करके आता है। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, ऑस्कुलेटर निकालते हैं। तो मेरा मत है कि अगर छोटे क्वेश्चन आए तो ही छोटा
अगर डिजिट है तो ही ये इस रूल में जाएंगे, अदरवाइज हम इस रूल में जल्दी नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है और आप गलत भी कर सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप इसको डायरेक्ट कर लें। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, पहले हम और जो भी छोटे छोटे हैं वो आपको बता देते हैं। ये है हर एक बुक में ये लिखा हुआ है रूल, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा और सिस्टमेटिक करके इनको बताऊंगा कि कब आपको यूज करना है और कब आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके, 9 हो गया। 7 अभी मैंने बताया कुछ चीजें, 7 और ऑस्कुलेटर वाली चीजें मैं अलग से बताऊंगा, 7 के लिए, 13 के लिए, 17 के लिए, 19 चारों के लिए एक साथ, ठीक है। अभी देखो 7 हो गया, 8 आता है, 8 भी मैंने बता दिया 2 के साथ, 9 भी हो गया, क्या बचता है 10। 10 के लिए सिंपल है, अगर किसी भी 10 कब डिवाइड होगा, जब आखिरी अंक क्या होगा 0 होगा, जैसे 2 3 5 0, 0 से 0 कटेगा तभी ये डिवाइड होगा, जब इकाई का अंक क्या हो 0 हो तभी ये 10 से डिवाइड होगा। तो क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0। किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है तो ये 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम 11। 11 बहुत इजी है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने ऐसे ही कोई भी नंबर लिख दिया। तो क्या कहते हैं, अगर किसी भी नंबर के सम संख्याओं का योग, सम जगह पे जो लिखी हुई है, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, ठीक है ना, अगर ये 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो, 0 हो या 11 से विभाजित हो, 0 या 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको फटाफट देखते हैं। पहले सम स्थान कौन कौन से है, ये जो मैं राउंड कर रहा हूं ये सम स्थान है, क्योंकि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, तो सम स्थानों पे मतलब ये अल्टरनेट करके ये मान लो। तो जो मैंने राउंड किया है इनको पहले जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8 7 15 और 15 9 24 24, और जो बचे हुए अल्टरनेट वो ले लो, 4 2 6 6 6 12 12 8 20, कितना आ रहा है 4। डिवाइड है क्या, ना तो ये 0 है, मतलब ना ये दोनों बराबर हैं, और ना ही 11 से विभाजित है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो ये 11 का रूल है, ऐसे करते हैं, ठीक है। अभी जैसे देख लेते हैं आपका, जैसे आपका आता है 99, 11 99 डिवाइड है, फिर क्या आता है 88 77 66, ये सब आपको पता है कि डिवाइड है, लेकिन अभी रूल ये वाला लगाते हैं जो मैंने आपको बताया, सम स्थान और विषम स्थान देख लो, 9 8 7 6, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बचता है 9 8 7 6। अब यहाँ पे सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम बराबर संख्याएं जोड़ रहे हैं, जैसे 9 8 17 7 24 6 30, और ये भी 24 6 30, क्या आ गया 0, तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भाग ना देके हम ऐसे करके देख लेते हैं, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, मतलब अल्टरनेट नंबर ऐड करते हैं एक साथ और अल्टरनेट एक साथ। जो मैंने राउंड किए हैं वो सम स्थान है वो एक साथ, और जो नहीं किए हैं वो विषम स्थान है वो एक साथ जोड़ेंगे तो 30 और 30 आएगा, और वो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, या तो 0 आए या 11 से विभाजित आए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया। अभी देखो, अभी कोई आपको नया रूल नहीं पढ़ना है, यहां तक हो गए रूल खत्म। आपको मैं ऑस्कुलेटर अलग से पढ़ाऊंगा, 7 13 17 19, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इन्हीं के कहीं ना कहीं फैक्टर आएंगे, बहुत जगह बहुत जगह। कहाँ, अगर आप प्राइम नंबर को छोड़ दें, अभाज्य संख्या को छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं जो संख्याएं आएंगी वो इन्हीं की क्या होंगी, फैक्टर होंगी, होंगी ना, ठीक है। देखते हैं, जैसे 12 आपको क्या लिखा हुआ है 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन आपको दो बार नहीं लेना, आपको ऐसे इसके फैक्टर करने हैं कि आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू
3। 4 और 3 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो हमें ऐसे फैक्टर लेंगे, इसको बोलते हैं को प्राइम फैक्टर। ये संख्याएं प्राइम नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है, लेकिन आपस में ये अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। कि जैसे मान लेते हैं 8 और 9, ये दोनों क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन अगर दोनों को एक साथ देखा जाए तो ये दोनों क्या है? सह अभाज्य, क्योंकि आपस में इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और ये दोनों यहाँ पे खुद से ही डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना, भाज्य भी और अभाज्य भी। लेकिन अगर उनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो और आपस में किसी से भी डिवाइड ना हो रही हो खुद के अलावा, तो वो क्या, उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर मीन्स सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। तो अब हम जब भी फैक्टर करेंगे और डिविजिबिलिटी रूल लगाना होगा तो हम ऐसे ही फैक्टर निकालेंगे, सह अभाज्य की, आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। अब कोई नंबर 12 से डिवाइड तभी होगा जब वो इन दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है। अब 4 से डिवाइड होने के लिए रूल क्या है? 4 के लिए आपको आखिरी 2 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से। यही है ना, मैंने बताया था। तो 4 का रूल लगेगा और 3 का भी लगेगा कि सभी संख्याओं का योग, अगर सभी संख्याओं, वो संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या फिर 12 से होगी। जब 4 से भी हो जाएगी 3 से भी हो जाएगी। और सबसे पहले देखो, अगर 4 2 ये है तो आखिरी अंक क्या होना चाहिए? सम। तभी आगे चेक करना है, अदरवाइज चेक नहीं करना है। अगर नंबर ये वाला दे दे तो इसको तो आप चेक ही नहीं करना है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आखिरी अंक क्या है? विषम है। तो हो गया, 12 से नहीं होगा, है ना। ऐसे हम लोग ट्रिक लगा के करें। ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या लेना है? 12 13 अलग से बताऊंगा। 14 क्या हो जाएगा? 2 और 7, 2 का रूल लग जाएगा, 7 का। 15 क्या हो जाएगा? 3 और 5, 3 का रूल लग जाएगा और 5 का रूल। जब ये दोनों के रूल सेटिस्फाई करेंगे तभी वो संख्या डिवाइड होगी। 16 मैंने बता दिया था, ठीक है। 17 में बताऊंगा। 18 क्या है? सिंपल 2 इंटू 9, मैंने क्या कहा था? को प्राइम फैक्टर होना चाहिए, सह अभाज्य। 2 और 9, 2 में भी किसी से भाग, 2 और 9 में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं, तो पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 9 से, 2 का रूल लगाएंगे और फिर 9 का रूल लगाएंगे। तो ऐसे करके 19 में अलग से बताऊंगा। 20 क्या है? वही 2 इंटू नहीं 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, तो 4 का रूल लगेगा 5। ऐसे ही अगर कोई भी नंबर ले लो, 77, तो 7 इंटू 11, तो 7 का रूल और 11 का रूल, अगर ये दोनों फॉलो हो रहा है तो संख्या 77 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा अगले चैप्टर में, और ये जो मैं 7 13 17 19 का जो भी है ऑस्किलेटर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सीख लीजिए, हो सकता है कभी का आवाज। ठीक है, थैंक यू।